गुजरात के युवा चेहरा और गृह मंत्री हर्ष सांघवी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एंड दिस इज मिस्टर सांघवीज फर्स्ट इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, सो वेलकम हर्ष. एंड he is traveling straight from London where he was there to pitch for the 2030 Commonwealth Games. हर्ष सांघवी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है. Thank you for your time here. And how did the pitch go? सर्वप्रथम तो मैं इंडिया टुडे ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने नए युग के सभी सेक्टर्स के लोगों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जिसके तौर पे मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं. कॉमनवेल्थ ये हमारा एक एम्बिशन है और खास तौर पे गुजरात में 2030 कॉमनवेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही है. हमने ऑफिशियली बिड की है. बिड के बारे में मैं बहुत ज्यादा ओपनली बोल नहीं सकता हूं क्योंकि उसके कुछ नॉर्म्स हैं, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि गुजरात को हम लोग पिछले कई सालों से, प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से गुजरात में एक ग्रासरूट इवेंट से उसकी शुरुआत हुई. इसका मेन एजेंडा था गुजरात में स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप करना और गुजरात के गांवों से लेकर शहरों तक वो स्पोर्टिंग कल्चर पहुंचाना, जिसको खेल महाकुंभ के तौर पे चालू किया गया. खेल महाकुंभ में पिछले साल गुजरात में 7.3 मिलियन पार्टिसिपेंट थे, जिसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टर्म में ही नेशनल एवं इंटरनेशनल तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ. खास तौर पे कॉमनवेल्थ की अगर मैं बात करूंगा तो तैयारियां बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है और मैं जरूर से आपको कहना चाहूंगा कि पहला स्टेडियम अहमदाबाद में कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसका लोकार्पण किया है. नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो अपने आप में एक यूनिक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जो एशिया का वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ स्पोर्टिंग अरीना के साथ साथ और कई गेम्स के लिए ये स्टेडियम तैयार किया गया है. ये स्टेडियम में चालू होने से पहले ही, खास तौर पे आपने इंडिया में बहुत कम ऐसा कल्चर देखा होगा कि स्टेडियम बन रहा है, उसका लोकार्पण ओपनिंग हो रहा है, उससे पहले ही उसमें कई इंटरनेशनल गेम्स ऑलरेडी वहां पे ऑर्गेनाइज हुई है, जिसमें कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग, अभी वहां पे एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो रही है. तो खास तौर पे गुजरात को हम लोग स्पोर्टिंग जो टूर्नामेंट्स हैं वो टूर्नामेंट के एक वेन्यू के तौर पे डेवलप कर रहे हैं और ये तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही है. और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वो गुजरात में हम लोग लाने में जरूर से सफलता मिलेगी. हर्ष जी, क्योंकि ये सेशन का नाम है नेक्स्ट जनरेशन द न्यू लीडरशिप कर्व, तो उसकी अब चर्चा करते हैं कि गुजरात में नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा, कैसा दिख रहा है. ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह का होम स्टेट है, तो एक बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो प्रधानमंत्री ने गुजरात मॉडल पूरे देश को 2014 में बताया था वहीं पर आप लोग रुके हुए हैं? प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में जो इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम जो खड़ी की थी, खासतौर पे जब वो मुख्यमंत्री थे, वो इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम इतनी स्ट्रांग है और वो सिस्टम को अगर आप गीता मान लो या फिर एक डिक्शनरी मान लो कि वो सिस्टम को अगर आप नजदीक से देखोगे तो उसको मेहनत करके वही सिस्टम पे काम करने से गुजरात, अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर की बात करो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात हो, चाहे इंडस्ट्री एफडीआई की बात हो, ये सभी सेक्टर में आज भी वेस्टर्न जोन में नंबर 1 है. और हम लोग इन्वेस्टमेंट लाने में भी, चाहे वो माइक्रोचिप्स की बात हो, सेमीकंडक्टर की बात हो, स्पोर्टिंग की बात हो, चाहे वो इवेंट्स की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे ट्राइबल डेवलपमेंट की बात हो, ये सभी सेक्टर में 2014 से 2025 तक भी गुजरात ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. आप ये तीनों स्टेट्स को मिला लो, वेस्टर्न जोन की बात कर लो, इंडिया में कोई भी स्टेट्स को आप कंपेयर करोगे तो आज भी हम लोग नंबर 1 है. तो हम वही दिशा में वही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं. एक टीम के साथ हम लोग टीम वर्क करने में मानते हैं और खासतौर पे गुजराती बहुत मेहनती है. आपने देखा होगा कि मोदी जी के शासन में गुजरात पहले क्या हुआ करता था, गुजरात के बारे में क्या बातें आती थी. मोदी जी के साथ मिलके प्रत्येक गुजरातियों ने रात दिन देखे बिना काम किया है. ना घर देखा है, ना त्योहार देखे हैं. रात दिन 20 साल मेहनत करने के बाद आज गुजरात देश में अव्वल नंबर के राज्य में पहुंचा हुआ है. और आज भी
वही स्पिरिट से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और गवर्नेंस की बात हो तो गवर्नेंस आज भी लोगों के हर एक प्रश्न में भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार इसी प्रकार से काम कर रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में और भी तेजी से गुजरात का विकास आगे बढ़ने वाला है। 2022 के चुनाव से पहले जो असेंबली इलेक्शंस था, लेट विजय रूपानी को हटा करके भूपेंद्र पटेल को सरकार का नेतृत्व सौंपा गया और 2027 में अभी ज्यादा वक्त नहीं है, तो क्या माना जाए कि जो एक्चुअल नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट होगा उस वक्त दिखेगा? देखिए, भूपेंद्र भाई पटेल एक बहुत ही नेक एवं सपोर्टिव लीडर हैं और बहुत ही मेहनती लीडर हैं। और भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने कई महत्वपूर्ण विषयों में अचीवमेंट हासिल किया है। और वो एक टीम वर्क में मानने वाले व्यक्ति हैं और एक बहुत ही बेहतरीन टीम लीडर हैं। विजय भाई भी हमारे नेता थे। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर से चेंज होती है। विजय भाई मुख्यमंत्री थे लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाद में भी काम करते थे। तो भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार ने जिस प्रकार से मैं मान रहा हूं कि जो अचीवमेंट हासिल किए है, भूपेंद्र भाई बहुत ही अच्छे लीडर और खास तौर पे गुजरात के दक्षिण, उत्तर, मध्य एवं सौराष्ट्र एरिया, सभी एरिया में उनकी बहुत ही अच्छी ग्रिप है और लोगों के साथ मिलके काम करने वाले व्यक्ति हैं। वो बोलते कम है लेकिन काम ज्यादा करते हैं। तो गृह मंत्री का वक्त कब आएगा मुख्यमंत्री बनने का? गृह मंत्री मैं अपने आप में एक भूपेंद्र भाई पटेल की टीम का एक सदस्य हूं और उनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। और खास तौर पे जमीनी काम करने का उनके साथ जो उनका जो अनुभव है, वो अनुभव से मैं सीख रहा हूं। और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता उनके साथ काम कर रहे हैं और टीम गुजरात के तौर पे हम लोग लोगों के काम करने के लिए ज्यादा कहीं ना कहीं लगे हैं। इसमें होद्दा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हर्ष, ये एक सवाल बार बार उठता रहा है कि एक राज्य जो गुजरात है वहां पर एक टोटल एंड कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ भाजपा दिखती है और अगर कोई भी राज्य में या देश की राजनीति में भी अगर ऑपोजिशन नहीं रहे तो चेक्स एंड बैलेंस नहीं होता। तो क्या आप ऑपोजिशन को मिस करते हैं क्योंकि ऑपोजिशन दिखती ही नहीं है गुजरात में? ये ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है, खासतौर पे जब आपको स्टेट या नेशनल कहीं पे भी अगर सत्ता में आना है तो लोगों के बीच रहना पड़ता है, लोगों के काम करना पड़ता है। आप ऐसे ही इलेक्शन के टाइम टूरिज्म पे निकल जाओगे, उससे सरकारें नहीं बनती है। दूसरी चीज कि गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी, वो एक कहावत है गुजराती में कि एक सिक्का के दो पहलू है। भारतीय जनता पार्टी का विकास ये गुजरात की जनता के साथ हुआ है गुजरात में, और गुजरात की प्रत्येक वर्ग के लोगों का विकास ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के लोग टीम गुजरात है और टीम गुजरात ये मेहनत में मानती है, कड़ी मेहनत में मानती है और हम लोग इसी तरह से मेहनत करते जाएंगे और गुजरात को एवं हमारे वहां आए हुए प्रत्येक लोगों का विकास हो, ये हमारा नारा है और यही हमारी सोच है। लेकिन जिन्होंने आपको अपोज किया 2017 में, वो तो अब भाजपा में है, हार्दिक पटेल हो या अल्पेश ठाकुर, तो ऑपोजिशन को तो आप पनपने ही नहीं देते, उनको आप लोग अपने में समा लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जिनको हो सकता है कि कहीं ना कहीं जब किसी राजनीतिक बात में आके गलत रास्ते पे गए हो, लेकिन जब उनको सही रास्ता और सही दिशा मिले तो समाज का भला हो, इसमें अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या है? तो इसमें समाज का कैसे भला लोग होता है? गलत नहीं थे, उन्होंने पार्टी गलत पकड़ ली थी। चलिए, अब जनरेशन जी जो प्रोटेस्ट की बात की है, जेन जी प्रोटेस्टर्स की बात चर्चा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। नेपाल में जो हुआ, तो क्या जेन जी प्रोटेस्ट तो गुजरात में हो चुका है 2017 में, वो लोग पहुंच चुके थे सरकार बनाने के लिए लेकिन वो बन नहीं सका, तो क्या 2027 में जेन जी प्रोटेस्टर्स दिखेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी के पास अब ऐसे भी कोई काम नहीं बचा है। अब उनके ही लोग उनकी बात जब नहीं मानते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना है। दूसरी चीज कि जनजी वो कंस्ट्रक्टिव है, वो डिस्ट्रक्टिव कभी भी नहीं है हमारी। लेकिन अगर जेनजी एक नया रिफॉर्म ला करके एक नई सत्ता लाती है
तो उनको लगता है कि वो स्टैब्लिशमेंट जो करंट है वो फंक्शनल नहीं है, इसीलिए उन लोगों को लगता है कि नया ऑप्शनल होना चाहिए। कोई एक नया चेहरा दिखे तो इसमें गलत क्या हो रहा है? अगर राहुल गांधी ये बोलते हैं कि वोट चोरी के खिलाफ या जेनजी आवाज उठाए, वो तो सही है। राहुल गांधी सुबह क्या बोलते हैं और शाम को क्या बोलते हैं वो उनको कभी पता नहीं होता है। सुबह कोई और आंकड़े बोलते हैं, शाम को कोई और आंकड़े बोलते हैं। उनको जो लिख के दिया जाता है वो ही वो बोलते हैं। अब उनके कंटेंट क्रिएटर्स जब गलत होंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज कि राहुल गांधी की अगर आप बात करोगे तो आप खुद थोड़ा थोड़ा करीब से और देखना चाहिए। उनकी हालत ये है कि देश की बात छोड़िए, उनके खुद के लोग भी उनकी बात नहीं सुनते हैं। मैंने गुजरात में एकदम करीब से उनको उनकी हर विजिट्स को देखा है। मैं देखता हूं कि किस प्रकार से लोगों ने उनका मजाक बनाया रखा है। और जनजी की बात है तो मैं खास तौर पे ये कहूंगा कि देश आज दुनिया में हम लोग 4th इकोनॉमी है। आज हम लोग कहीं तौर पे अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप जाओगे तो पता चलेगा कि देश कहीं 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 गुना आगे बढ़ गया है। तो खास तौर पे मेरा ये मानना है कि नेपाल और भारत का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए और इनको उकसाने से सत्ता में नहीं आ पाओगे। इनको उकसाने से आप देश का नुकसान कर रहे हो। आपकी लीडरशिप इससे डेवलप नहीं होने वाली है। क्योंकि आप सूरत से आते हैं हर्ष, वहां पर टैरिफ्स की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट को माना जाता है बिसाइड्स एक्वा इंडस्ट्री जिसपे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्या कोई एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है स्टेट गवर्नमेंट? देखिए, मैं खास तौर पे आपको और आपकी चैनल के माध्यम से लोगों का ध्यान दोहराना चाहता हूं कि ये टैरिफ की वजह से जेम्स एंड ज्वेलरी में कोई बहुत बड़ी रोक लग गई, ऐसा नहीं है। पिछले 4-5 साल से जरूर से डायमंड्स की मांग दुनिया भर में कम हुई है, लेकिन डायमंड्स के सामने जो सीवीडी डायमंड्स हैं उसकी मांग उतनी ही तेजी से आगे बढ़ी है। लैब ग्रोन, तो लैब ग्रोन में खास तौर पे भारत को कोई नुकसान नहीं है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड ग्लोबली वो जा रहे हैं। तो खास तौर पे बन रहे भी यहाँ पे हैं, उसका पॉलिश भी यहाँ हो रहा है और दुनिया भर में वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। खास तौर पे मैं पिछले सप्ताह ही जब सूरत था तब मैंने कुछ मेरे व्यापारी मित्रों के साथ जब मेरा बैठना हुआ तो मुझे पता चला पिछले 3 महीने से डायमंड पॉलिशिंग वर्कर्स को एक भी छुट्टी किसी ने नहीं ली है। और दिवाली तक, मतलब 3 महीने के अंदर दिवाली तक केवल 2 छुट्टियां हैं। मतलब काम बहुत है और वर्कर्स को भी बहुत ही काम मिल रहा है। ये जरूर है कि रियल डायमंड का मार्केट सीवीडी डायमंड्स में शिफ्ट हुआ है। इक्वली ये साल अगर आप एक्सपोर्ट्स का आंकड़े देखोगे तो 1.5 लाख करोड़ कैरेट्स सीवीडी डायमंड्स एक्सपोर्ट हुए हैं। तो पूरी ग्लोबली जो एक्सपोर्ट्स हमारा है वो अगर आप 50 साल का इतिहास देख लोगे तो सबसे ज्यादा तेजी में भी 3.25 लाख करोड़ कैरेट डायमंड्स एक्सपोर्ट हुए थे। तो 1.5 लाख करोड़ डायमंड अपने सीवीडी एक्सपोर्ट्स हुए और 1.5 लाख करोड़ जितने रियल डायमंड्स एक्सपोर्ट हुए। तो उसमें भी मंदी कहीं पे नहीं है, खाली मार्केट थोड़ा शिफ्ट हुआ है और वो मार्केट को भी इंडियंस ने काफी अच्छी तरह से कैप्चर कर लिया है। अब आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी चर्चा करें। आप गृह मंत्री हैं। लव जिहाद एक भाजपा की फेवरेट बोगी बनता जा रहा है, जो अगर इशू नहीं है तो वहां पर वो उठा लीजिए। और लव जिहाद बिल भी लाए हैं आप लोग। तो क्या माना जाए कि ये एक इशू है, एक मेजॉरिटेरियन स्टेट है, वहां पर भी ये इशू क्यों बन रहा है? मारिया, आप एक महिला हो और आपको भी ये विषय में जरूर से सहयोग देना चाहिए। इसके थोड़ी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। लव जिहाद यानी हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़के से शादी करती है, वो ही एक इश्यू नहीं है। ये इश्यू को अगर आप गहराई से देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इश्यू सही तौर पे कितने बड़ी संख्या में परिवारों को बर्बाद कर लिया है। ये इश्यू कब पैदा होता है? हम या मैं गुजरात में कभी भी मैंने कोई प्रेम शादियों का कभी विरोध नहीं किया है। प्यार तो सबसे पवित्र बंधन है। ये विरोध किस चीज का है कि अगर कोई शलीम सुरेश बन के मेरे राज्य की कोई भोली भाली बेटी को फंसाता है, सालों तक
कहीं ना कहीं उसको अलग अलग जायजे में रखता है, और उसको साथ शादी करने के बाद जब वो बेटी को पता चलता है कि ये सुरेश नहीं, ये तो सलीम निकला, तब कितने उसको पता numbers चलता हैं? है। इस तरह के कितने केसेस थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स। और गुजरात के वो आप ये मैं मानती हैं? मेरे मन के आंकड़े नहीं दे रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्स पे है। 3 दिन पहले ही गांधीनगर सिटी की मैं बात करता हूं, गांधीनगर सिटी में आसाम से एक लड़का कोई होटल में काम कर रहा है, मेरे गांधीनगर की एक भोली भाली बेटी को गलत नाम देके उसको भगा के आसाम ले जाता है। गुजरात पुलिस ने वो परिवार की जो हालत देखी, आप जाओगे उनके परिवार में तब पता चलेगा कि क्या परिस्थिति होती है उनकी। आप सच बोल के करो यार, कौन ना बोल रहा है? जब नाम बदलते हैं, जब गुमराह करते हैं, जब इस प्रकार की बेटियों को फंसाते हैं, तो मैं तो जरूर से विरोध करूंगा। और क्यों ना मैं विरोध करूं? तो आपने कानून ले आया। कानून है ही कानून। आप अगर किसी को इसमें मैं कानून लेके नहीं आया हूं, कोई बीजेपी कानून लेके नहीं आई है, इसके कानून पहले से है ही, लेकिन उसका उपयोग करना पड़ेगा। जब एक भोली भाली बेटी, क्या उसको स्वतंत्रता से जीवन जीने का हक नहीं है? उसके साथ कोई इस प्रकार की फरेबी करेगा, उसका नाम सलीम है, सुरेश बता के वो भोली भाली बेटी को कहीं ना कहीं फंसाएगा, शादी करेगा, उसका जीवन बर्बाद करेगा, तो क्या उसका जीवन जीवन नहीं है? लेकिन इफ शी इज एन अडल्ट देन शी हैज अ राइट, शी हैज अ चॉइस। उसको चॉइस है, पक्का चॉइस है, और उसको शादी करने की पक्की चॉइस है। लेकिन उसको पता तो होना चाहिए ना, उसकी आइडेंटिटी छुपा रहा है वो सलीम उसको सुरेश बन के शादी कर रहा है, उसका हमें विरोध है। हमें विरोध शादियों से नहीं है, शादी इस प्रकार से होती है, उसका विरोध है। और ये विरोध मुझे ही नहीं, आपको भी होना चाहिए, और यहां बैठे हुए सबको होना चाहिए। But Harsh, you know, the nature has become about this entire conversation is going in a direction that this is happening at large scale. These are few cases. नहीं नहीं, नॉट फ्यू केसेस। मैं आपको फिर से एक बार निवेदन करता Perhaps हूं, an exception. आप इंडिविजुअली एक बार सर्वे करिए। ये एक मॉडस ऑपरेंडी है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये एक मॉडस ऑपरेंडी है। ये कोई केसेस भूल से केसेस नहीं हो रहे, ये नादानी में केसेस नहीं हो रहे, ये मॉडस ऑपरेंडी है। और ये मॉडस ऑपरेंडी को सामने लड़ना, ये हमारी जिम्मेदारी, और यही जिम्मेदारी है, हमें लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है। तो इस प्रकार की बेटियों को बचाने के लिए अगर लव जिहाद के लिए किसी को सामने आना पड़े, तो मेरे जैसे लोग आते हैं सामने, और आना ही चाहिए, क्यों नहीं आए? Let's talk about the bulldozer which is happening now. ये कौन सी कार्रवाई हो रही है कौन से बुलडोजर्स? जो विकास के नाम पर धार्मिक स्थलों पर? द्वारका, भगवान द्वारकाधीश पूरे देश की करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र है। चाहे द्वारका हो, सोमनाथ जी हो, कच्छ हो, जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे बसा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। मैं द्वारका की अगर आपको बात करूं, तो द्वारका का जो समुद्र का तट है, वो कई बार जहां से इलीगल ड्रग्स बरामद किए गए हैं, और वो समुद्र के तट पे जो लोगों की व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने रिजर्व रखी हुई जमीन है, वहां पे कोई इलीगल घर बनाए, बड़े बड़े महल बनाए, और ऐसे घरों में से ड्रग्स बरामद हो। क्या आप चाहते हो कि सरकारी जमीन पे इस प्रकार के अतिक्रमण हो, और वो अतिक्रमण को हम हटाए नहीं? भगवान सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग है, जहां पे आसपास में हजारों बीघा जमीन, जहां अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो वो जगह किसके लिए वो सुरक्षित रखी गई थी? वो जगह गुजरात के नागरिकों के हित के लिए, किसी स्कूल्स बनानी थी, कहीं पे भवन बनाने थे, कहीं पे लोगों की सुविधाओं के लिए, चिकित्सा के लिए हेल्थ सेंटर्स बनाने थे। ऐसी जगहों पे बड़े बड़े महल कैसे चलाए जाए? भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे हजारों एकर्स पे हजारों घर बना लिए जाए, और वो बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी जगहों पे जो घर इलीगल बनाए थे, वही हमने बुलडोजर घुमाए। आज तक चाहे आप अहमदाबाद के चंदोला तालाब की बात हो, चाहे द्वारका की बात हो, चाहे सोमनाथ की बात हो, चाहे कच्छ की बात हो, जितने भी बुलडोजर चले हैं, सभी में कोई ना कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गया है। आज तक एक भी केस
या एक भी जजमेंट सरकार के खिलाफ नहीं गया है। यही बयां करता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं, हम न्याय के साथ काम कर रहे हैं। हमने कभी भी कोई गलत जगह पे बुलडोजर नहीं घुमाया आज तक। इस कॉन्वर्सेशन को रैप अप करते हैं हर्ष, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का 75th बर्थडे था कुछ दिन पहले, और आप उनके साथ डायरेक्टली काम करते हैं, वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं क्योंकि उनका गृह राज्य है, उनकी लीडरशिप स्टाइल के बारे में क्या कहेंगे? कितने बजे पहला कॉल आता है? मैं देखिए मोदी जी, आप सब लोग मतलब मेरे से भी ज्यादा अच्छी तरह से आप भी जानते होंगे, मैं जरूर ये मान रहा हूं। खास तौर पे मोदी जी बहुत ही हार्ड वर्कर लीडर है, और मैं एकदम बहुत ही इनिशियल टाइम में जब हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, एक छोटी सी मीटिंग में हम जब बैठे थे, वहां कोई मीडिया नहीं थी, ना कोई कैमरा था, ना कोई फोटोग्राफर था। मेरे जैसे कई युवा वहां बैठे थे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई जिसको मैंने मेरे जीवन का मंत्र बनाया, और मेरे जैसे लाखों युवाओं ने इसी प्रकार से उनसे प्रेरणा लेके जीवन का मंत्र बनाया है। उन्होंने एक लाइन बताई थी कि पॉलिटिक्स, ये एक दूसरे पे आरोप लगाना, ये पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स किसी का जीवन सुधारना, पॉलिटिक्स सोशल सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को कैसे मदद कर पाए, ये पॉलिटिक्स है। मैंने मोदी जी को देखा है, बहुत करीब से काम करते हुए देखा है। उनकी माताजी का जिस दिन देहांत हुआ, कुछ ही घंटे के बाद वो कंटिन्यूस घंटे भर उन्होंने बैठकें ली, और वो बैठक कोई पॉलिटिकल बैठक नहीं थी। वो बैठक में अंबाजी के आसपास के एरिया में रहते हुए ट्राइबल जो फैमिलीज हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगारी मंदिर के आसपास में स्वरोजगार कैसे मिले, उसके लिए वो खुद बैठे थे। ऐसे कई इंसिडेंट्स में मैंने उनको देखा है। वो विषयों में बहुत डीप तक जाते हैं, बहुत डीप तक जाते हैं। और उससे भी ज्यादा कई बार मैंने देखा है कि उनके सोर्स जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो इंफॉर्मेशन में कई बार हमें हमारी मतलब हम सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं गुजरात में, और हमें नहीं पता है, तब तक उनको पता चल जाता है। नॉट ओनली इन गुजरात, कहीं पे भी, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव होते हैं, और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वो हमेशा दिल से काम करते हैं, और वो बहुत दिल से काम करने वाले व्यक्ति। आज भी मैं देखता हूं वही एनर्जी के साथ, वही स्पिरिट के साथ। अब मुझे लगता है कि वो डबल काम कर रहे हैं, डबल एनर्जी के साथ और डबल स्पिरिट के साथ। आज भी उनके चेहरे पे कभी भी थकावट नहीं होगी। आज भी किसी को भी, कोई भी बिछड़ा वर्ग होगा, उनकी बात अगर निकल जाए मीटिंग में, तो वो आप देख सकते हो कि उनके इमोशंस कितने उनसे कनेक्टेड है, और किस प्रकार से वो डीप में जाके कैसे उसका रास्ता निकाले, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं, सुविधाएं दे पाए। उसके लिए आज भी ये लेवल पे बैठने के बाद भी वो यहाँ का भी सोचते हैं और यहाँ का भी सोच सकते हैं। वो लीडर का नाम है नरेंद्र मोदी। All right, I think that is the right note on which we have to end this discussion. Thank you so much for your time, Harsh Sanghvi, the Home Minister of Gujarat, on the dais here.